नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपका त्योहार बहुत बढ़िया रहा होगा और खूब अच्छे से आपने अपना त्योहार मनाया होगा। इन 2-3 दिनों में पढ़ाई थोड़ी सी नहीं हुई और कक्षाएं नहीं लगी, आपकी छुट्टियां चली। तो बहुत सारे बच्चे तो इन छुट्टियों में भी पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो छुट्टियों में नहीं पढ़े होंगे, उन्होंने सिर्फ त्योहार का आनंद लिया होगा। बहरहाल दोनों ही बातें ठीक हैं। यदि आप पढ़ते हैं तो भी अच्छा है, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं त्योहारों का पूरा आनंद लिया जाए और बाद में फिर मन लगा के पढ़ा जाएगा, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन बाद में फिर मन लगा के पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि त्योहारों का पूरा आनंद लिया और बाद में पढ़ाई जो है वो सामान्य तौर पे ही चल रही है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। यदि आप त्योहारों का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो फिर बाद में आपको बहुत ही कठिन परिश्रम करना चाहिए, ताकि 2-3 दिनों में जो पढ़ाई पीछे हुई है वो फिर से सही जगह पे आ सके। बहरहाल बच्चों, हम सभी पद परिचय के बारे में पढ़ रहे थे। पद परिचय अर्थात पदों का परिचय। व्याकरणिक दृष्टि से पदों का क्या परिचय होता है उसे हम कहते हैं पद परिचय। और पद क्या होते हैं? जब शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में कर देते हैं तो शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर के पद कहलाने लगते हैं। और ये शब्द व्याकरणिक कोटि से क्या है, इनका परिचय क्या है, इसे ही हम पद परिचय कहते हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने संज्ञा को बहुत ही अच्छे से समझ लिया था बच्चों। संज्ञा को समझ लिया था और विकारी और अविकारी शब्दों को समझ लिया था। तो विकारी शब्दों में ही, जिसमें कि लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आता है, ऐसे शब्दों की श्रेणी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। और अविकारी शब्द होते हैं, उनमें लिंग, वचन और कारक के परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, है ना। ये सारे जो शब्द हैं ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। इस पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज हम विकारी शब्दों में सर्वनाम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, इन सभी के बारे में हमें जानना होगा। और सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों के उपभेद कौन कौन से होते हैं उन्हें भी हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए, पद परिचय का जो आज का जो पाठ है उसमें हम सर्वनाम पढ़ते हैं, और यदि बच्चों समय बचा रहेगा तो हम सभी विशेषण भी पढ़ेंगे। तो चलिए सर्वनाम से शुरू करते हैं। सर्वनाम क्या अर्थ होता है सर्वनाम का? सर्वनाम की जो परिभाषा होती है बच्चों, वो ये होती है कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं, यानी कि जब एक जगह संज्ञा प्रयुक्त की जाती है और उसी संज्ञा के बारे में अगर कोई अगली बात कहनी होती है तो बार बार उस संज्ञा को न लिख करके हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, यानी उस संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग जब हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, इससे जो वाक्य की सुंदरता है वो बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ जाती है, आइए थोड़ा हम इस पर विचार करें। यदि मैं लिखूं कि विजय बाजार जाता है, आनंद आता है। अब बच्चों, ये जो 4 वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं, विजय बाजार जाता है, विजय की एक दुकान है, विजय उसमें बैठता है, विजय को वहां बहुत आनंद आता है। तो हमने क्या किया, बार बार विजय 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 शब्द का प्रयोग किया। तो बार बार विजय 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 शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता घट जाती है। तो हम क्या करते हैं कि जब व्याकरणिक दृष्टि से इन वाक्यों को और सुंदर बनाते हैं तो एक बार विजय की हम पहचान करते हैं कि कर्ता कौन है, विजय है, लेकिन बाकी विजय की जगहों पर हम
वाक्य में जो बात कही जा रही है उसके हिसाब से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो कैसे हम कर सकते हैं? विजय बाजार जाता है, उसकी एक दुकान है। उसकी एक दुकान है, वह उसमें बैठता है, उसको वहां आनंद आता है। अब इस विजय को भी हमने काट दिया, इस विजय को भी काट दिया, इस विजय को भी काट दिया। अब देखिए विजय मुख्य संज्ञा है। ये जो विजय है ये मुख्य संज्ञा है। अब इस मुख्य संज्ञा की जगह पर देखिए हमने क्या क्या प्रयुक्त किया है। वाक्यों में विजय की जगह पर जिस सर्वनाम को हमें प्रयुक्त करना है, हमें वहां पर यह देखना होगा कि वह सर्वनाम उस वाक्य में जो बात कही जा रही है उसके अनुकूल है कि नहीं है। ठीक है, तो विजय बाजार जाता है, उसकी एक दुकान है। अगर हम यहां वह लगा दें, वह की एक दुकान है, गलत हो जाएगा। उसका लगा दे, उसका एक दुकान है, लैंगिक दोष आ जाएगा इसमें। उसकी एक दुकान है, वह उसमें बैठता है, उसका उसमें बैठता है यदि हमने लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको वहां आनंद आता है। ठीक है, तो एक संज्ञा विजय है। वाक्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जब किसी एक व्यक्ति के बारे में अनेक बातें कही जा रही हैं तो बार बार हम उसकी संज्ञा को नहीं दोहराते हैं। उसके अनुसार हम उसकी संज्ञा की जगह पर जो उसका सर्वनाम, उचित सर्वनाम होता है, हम वहां पर रखते हैं। तो विजय एक संज्ञा है, लेकिन वाक्य के अनुसार विजय की जगह पर हमने उसकी, वह और उसको, तीन तरह के सर्वनाम प्रयुक्त किए हैं। तो इस तरह से जो सर्वनाम का जो प्रयोग होता है बच्चों, सर्वनाम की जो उपयोगिता होती है वह बहुत अधिक होती है। हम सर्वनाम को संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। वाक्य की मांग के आधार पर, वाक्य की मांग जैसी होती है कि उसे कैसे सर्वनाम की जरूरत है, उसके आधार पर हम संज्ञा के बदले में शब्दों को प्रयुक्त करते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि संज्ञा के बदले में ये सारे शब्द प्रयुक्त हुए, इसलिए हम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि वे शब्द जो संज्ञा के बदले में आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गई? सर्वनाम की परिभाषा हो गई कि वे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हों उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये सर्वनाम है जो सर्व का मतलब होता है सभी, और नाम का मतलब नाम, मतलब सभी का नाम, मतलब जितनी भी संज्ञाएं हैं उन सब के बदले में जो नाम हम प्रयुक्त करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए हम ये समझते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने उसकी, वह, उसको, अलग अलग तरह के सर्वनाम प्रयुक्त किए हैं। तो इस आधार पर कि कहां पर किस तरह का सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा है, सर्वनाम की कोटियां होती हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। किस किस तरह के होते हैं आइए जानते हैं। मैं इसे मिटाता हूं और फिर 6 प्रकार के सर्वनाम को यहां लिखता हूं, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। और अंतिम है प्रश्नवाचक। इस तरह से बच्चों 6 प्रकार सर्वनाम के होते हैं। 6 तरह के सर्वनामों की आप पहचान कर सकते हैं। इसमें जैसे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उसमें आप प्रश्नवाचक सर्वनाम को लेकर भ्रम की स्थिति हो सकती है। लेकिन हम जब इन सभी को अलग अलग पढ़ेंगे तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा सर्वनाम कहां पर प्रयुक्त होता है, तो वह क्या कहलाता है। जैसे हम बच्चे बहुत भ्रम की स्थिति में रहते हैं
प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी वही शब्द दिखाई देते हैं जो कि निश्चय और अनिश्चय में दिखाई देते हैं। तो कहां पर कोई शब्द निश्चय या अनिश्चय वाचक होगा और कहां पर कोई शब्द प्रश्नवाचक होगा, यह तय होता है वाक्य के आधार पर। तो वाक्य जब हम पढ़ेंगे तब हम ये तय करेंगे कि कौन सा शब्द निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक की श्रेणी में आता है और कौन सा शब्द कब प्रयुक्त होता है और किस तरह से प्रयुक्त होता है तो प्रश्नवाचक की श्रेणी में आता है। अब यहां पर हम ये देखें बच्चों कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके पुनः 3 भेद होते हैं। आप संस्कृत में या हिंदी में जब आप व्याकरण पढ़े होंगे तो आपने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा होगा, है ना। जिसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम जो पुरुषों के जो नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम के, उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम पुरुष, है ना। दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। तो ये 3 तरह के जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके ये 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हिंदी में प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, अन्य पुरुष। तो आप चाहे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं बच्चों। दोनों ही, ये प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष दोनों ही सही होगा, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखिए तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब चलिए बच्चों हम ये एक एक करके समझना शुरू करते हैं कि प्रथम पुरुष सर्वनाम क्या होता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है और उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होता है। आमतौर पर आप इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जब आप कक्षा 6वीं से, जब से आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तब से आप संस्कृत की कक्षा में विशेष तौर पर पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आइए इसे समझते हैं। इसे ये मैं बहुत ज्यादा लिखवा भी रहा हूं यहाँ पे। जिन चीजों को आप पहले से जानते हैं उन्हें आप सिर्फ एक बार बातचीत के माध्यम से हम समझ लेते हैं, जिससे कि हमारे समय की बचत होगी और हम अच्छे ढंग से इसे हम पढ़ सकेंगे, एक बार हमारे स्मरण में भी आ जाएगा। यदि आपको किसी तरह की परेशानी होगी तो आप मुझसे दोबारा पूछेंगे तो हम इस पर और गहराई में बातचीत करेंगे। देखिए, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष सर्वनाम। प्रथम पुरुष से तो थोड़ा कम स्पष्ट है, लेकिन अन्य पुरुष कहने से स्पष्ट है कि वह व्यक्ति जो अन्य है, मतलब कहीं पर है, जो हमसे दूर है ना, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वह अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, वो, जो हमसे दूर हैं, ठीक है। 3 तरह की स्थितियां होती हैं व्यक्ति की, एक तो मैं खुद, दूसरा मेरे सामने जो खड़ा है जिससे मैं बातचीत कर रहा हूं, और तीसरा जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो 3 श्रेणियां होती हैं व्यक्ति की, एक यहाँ खड़ा व्यक्ति और एक खड़ा व्यक्ति जिससे बात कर रहा है, और वह व्यक्ति जिससे बात कर रहा है उन दोनों में जिसके बारे में बातचीत हो रही है। ये 3 स्थितियां हैं मनुष्य की। तो अब आप देखिए कि प्रथम पुरुष वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अगर उपस्थित है भी और यदि हम उसे देख भी रहे हैं तो वह बहुत दूर खड़ा है, इसलिए हम उसके बारे में वह, वे, वो या फिर कोई नाम, तो नाम तो सर्वनाम होता नहीं है, नाम तो संज्ञा होती है, इसलिए हम नाम को हटा देते हैं, वह, वे, वो। तो आइए हम लिखते चलते हैं फिर हम समझते हैं। प्रथम पुरुष में क्या क्या आ गया, देखिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वे, वो, वह, उनका, उनकी,
अब बहुवचन बनाइए वे, तो वे सब, वे सभी, है ना। तो वह, वो, वे सभी, उनका, उनकी, ये जो शब्द है जो हमें एहसास कराते हैं कि जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वो हमसे काफी दूरी में खड़ा है। तो ऐसा जो पुरुष होता है बच्चों, वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। याद रखिए, हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं और संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। आप दोनों ही लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन चूंकि आप हिंदी की परीक्षा दे रहे होंगे, आपसे हिंदी में पूछा जा रहा है, इसलिए आप अन्य पुरुष कह सकते हैं, क्योंकि अन्य पुरुष से बिल्कुल स्पष्ट है कि अन्य मतलब जो दूर में खड़ा है, जिस अन्य किसी तीसरे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका दोनों वचन, एक वचन भी और बहुवचन भी, जैसे वे, तो वे का बहुवचन क्या हो जाएगा, वे लोग या वे सब। देखिए मैंने लिखा है यहां पर वे सब। वो, तो वो जो है वो अकेला हो जाएगा, वो एक वचन हो जाएगा वो, और वे बहुवचन हो जाएगा। यहां पर आप कहेंगे सर वे भी तो बहुवचन है, लेकिन वे अगर हमसे सम्मानित हैं तो हम उन्हें वे कहते हैं। या यदि वो एक वचन में है, जैसे जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी, अन्य पुरुष हो गए हमारे लिए, लेकिन हम गांधी जी को वह नहीं कहेंगे, हम वे कहेंगे। गांधी जी गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, वे भारत माता के वीर सपूत थे। तो हमने एक वचन के लिए वे को प्रयुक्त किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आदर सूचक शब्द है, इसलिए बहुवचन शब्द को हमने वे को एक वचन के लिए हमने लगा दिया, है ना। लेकिन जब हम आदर नहीं देते हैं, अपने बराबर के लोगों में बातचीत करते हैं, तब वह का प्रयोग करते हैं, और वह तो एक वचन है ही। तो जब वे हम एक वचन के लिए प्रयुक्त करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जब वे एक वचन के लिए प्रयुक्त करते हैं तो आदर सूचक शब्द होता है। और जब ढेर सारे आदर सूचक लोगों के, आदर देने वाले जो लोग होते हैं, आदर देने लायक जो लोग होते हैं, वे अगर एक से अधिक होते हैं तो बहुवचन हो जाते हैं, तो हम वे लोग कहते हैं, ठीक है। तो वे लोग, वे सब, वे सभी, ये बहुवचन सर्वनाम हो जाते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष बहुवचन सर्वनाम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये प्रथम पुरुष सर्वनाम हुआ। अब आइए हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम में हो जाता है तुम, तुम सब, तुम लोग, तुम सभी इत्यादि। इसी तरह उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में आप एक चीज समझ लीजिए बच्चों, उत्तम पुरुष स्वयं को कहते हैं। इसे एक लॉजिक से समझ लीजिए कि उत्तम मतलब मैं सबसे उत्तम, तो उत्तम आपको समझ में आ गया। फिर मध्यम मतलब सामने जो खड़ा है, और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष मतलब जो दूर है। तो उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम संस्कृत में जो रूप चलता है उसे आप याद कर लीजिए। देखिए, तो उत्तम पुरुष में मैं, और इसका बहुवचन हो जाएगा हम सभी, हम लोग। तो मैं, हम सभी, हम लोग, ये जो सारे सर्वनाम होते हैं वो उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसके 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष सर्वनाम। वे, वो, वह, उनका, उनकी, वे सब, वे सभी। अब और भी आप अपनी तरह से सोचिए कि कौन कौन से सर्वनाम जो है वो उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष बन सकते हैं। देखिए, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। तो आप खोजिए कि कौन से ऐसे सर्वनाम हो सकते हैं जो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष बन सकते हैं। इसी तरीके से मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में संस्कृत में आप कौन सा रूप याद करते हैं? युष्मत का रूप याद करते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। तो त्वम, युवाम, यूयम कारक के अनुसार जितने भी सर्वनाम हैं वे सारे मध्यम पुरुष होंगे, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से के आधार पर जो शब्द रूप चलते हैं
जैसे तुम दोनों, तुम सभी, ये तुमने हो गया। फिर तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, तुमसे, है ना। तो ये इस तरह से मध्यम पुरुष का जो सर्वनाम है वो बनेगा। फिर उत्तम पुरुष सर्वनाम में हम अस्मद का रूप याद करते हैं। अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि याद करते हैं ना। तो उस तरह से मैं, हम सभी, हम लोग, हमसे, हमारे द्वारा, हमने, जैसे कर्ता ने हमने या मैंने, कर्म को हमको, करण से हमसे या मुझसे, संप्रदान के लिए यानी मेरे लिए, है ना। फिर अपादान से मुझसे। तो इस तरह से जो कारक के हिसाब से जो पुरुष चलते हैं वो सारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सर्वनाम होते हैं। आप एक सूची बनाइए जिसमें आपको चाहिए कि आप एक सूची बना करके सभी सर्वनामों को लिख लें कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के भी समझा देता हूं। मैं इसे मिटाता हूं थोड़ा सा, यहीं पर मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मैं और तुमसे का परिचय बताइए, पद परिचय बताइए, तो मैं, पहले आप लिखेंगे मैं का पद परिचय क्या हो गया? मैं हो गया सर्वनाम। सबसे पहले आप लिखेंगे सर्वनाम। फिर सर्वनाम के बाद लिखेंगे कि मैं, कौन सा सर्वनाम हो गया? मैं अभी मिटा दिया था लेकिन यहां पे लिखा था मैं, आपको याद होगा। मैं मतलब उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो सर्वनाम, फिर आप लिखेंगे पुरुषवाचक, क्योंकि सर्वनाम का पहला प्रकार कौन सा है? ये पुरुषवाचक है। फिर पुरुषवाचक का कौन सा प्रकार है ये? तो आप लिखेंगे उत्तम पुरुष। ठीक है, इतना आपने लिख दिया, उत्तम पुरुष। अब आप देखिए कि मैं का वचन क्या है? एक वचन। यहां पर आप लिखिए एक वचन। अब देखिए लिंग क्या है? मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा। करूंगा लिखा हुआ है, मतलब कि यहां पर मैं पुल्लिंग है, तो यहां पर लिखिए पुल्लिंग। इस तरह से आपका मैं शब्द का पद परिचय संपन्न हुआ। अब तुम का लिखिए तुम। तुम भी क्या हो जाएगा? तुम, मध्यम पुरुष तुम, तो ये सर्वनाम होगा। या देखिए तुमसे है ना, तो सर्वनाम हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा पुरुषवाचक। फिर कौन सा पुरुषवाचक हो जाएगा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद अब इसका लिंग वचन देखिए, तो लिंग क्या है? मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा, तो तुमसे पुरुषवाचक पुल्लिंग। हालांकि यहां पर स्पष्ट नहीं है कि ये तुमसे कोई लड़की है या कोई लड़का है, तो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा, तो तुम का लिंग निर्धारण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही हो सकता है, तो आप लिख देंगे पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग दोनों ही। उसके बाद वचन क्या है? तो निश्चित रूप से एक वचन है। ठीक है, तो पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, है ना, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग या यहाँ पर स्त्रीलिंग दोनों लिख देंगे आप ऑब्लिक करके। तो इस तरह से बच्चों देखिए कि ये मैं और तुम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, हमने इसकी पहचान कर ली। अब एक और उदाहरण देखिए। मैं यहां पर लिखता हूं
वे लोग स्कूल से घर आ रहे हैं। वे लोग स्कूल से घर आ रहे हैं। आपको वे लोगों का पद परिचय बताना है। वे लोग, या वे भी हो जाएगा। वे लोग एक शब्द है, वे लोग मतलब वे का बहुवचन है ये, ठीक है। तो आप वे लोग का दीजिए पद परिचय। क्या हो जाएगा? वे लोग, वे सभी। तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि ये सर्वनाम है। फिर कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहां पर लिखिए आप, पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा पुरुष है, तो वे लोग प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष सर्वनाम है। फिर आप इसका लिंग वचन निर्धारित कीजिए। तो वे लोग आ रहे हैं, तो पुल्लिंग आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर लिखिए पुल्लिंग। और वचन में निश्चित रूप से ये होगा बहुवचन। तो इस तरह से ये आपका वे लोग का पद परिचय संपन्न होगा। ठीक है बच्चों। तो यहां पर बहुत सारा उदाहरण देना संभव नहीं है बच्चों, इसलिए आपके पास जो व्याकरण की किताब है उससे आप जानने की कोशिश करें कि किस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के और कौन कौन से उदाहरण। जैसे देखिए, मेरे पास जो किताब है, मैं उसमें से कुछ उदाहरण आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप भी सुनिए। जैसे उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण देखिए। मैं फोन पर बात करूंगा। मैं उत्तम पुरुष हो गया। तो सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मैं बात करूंगा एक वचन पुल्लिंग। ठीक है। अब देखिए, हम अभी तक नहा नहीं सके। कभी कभी हम जो है वो एक वचन के रूप में भी होता है, लोग स्वयं को हम बोलते हैं। कभी कभी हम अभी तक नहा नहीं सके, लेकिन यहां पर हम बहुवचन भी हो सकता है। अब आइए देखिए, हम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है ना। पुरुष पहले तो आप लिखेंगे सर्वनाम, सबसे पहला पहचान सर्वनाम। सर्वनाम के बाद कौन सा उसका प्रकार है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसका प्रकार कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद उसका लिंग क्या है? तो हम अभी तक नहा नहीं सके, पुल्लिंग है। उसके बाद फिर वचन क्या है? तो एक वचन है, हम अभी तक नहा नहीं सके। बहुवचन भी हो सकता है, ये प्रयुक्त करने के ऊपर है। बहुत सारे लोग हमको, मैं को हम कहते हैं, हालांकि ये आप व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो हम हमेशा बहुवचन होता है, तो आप बहुवचन लिखें। और पुल्लिंग। अच्छा, हम अभी तक नहा नहीं सके, यहां पर हम स्त्रीलिंग भी हो सकता है, क्योंकि हम अभी तक नहा नहीं सके स्त्रीलिंग में भी कहा जा सकता है। हम अभी तक नहा नहीं सकी, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन हम अभी तक नहा नहीं सके, हम लोग अभी तक नहा नहीं सके, स्त्रियां भी कह सकती हैं। तो यहां पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही हो सकता है। इसी तरीके से हमने सुजाता को भली भांति समझा दिया। हमने, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया है ना। सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, और हमने यानी हम लोग जो है वो बहुवचन हो गया, तो बहुवचन हो गया। और पुल्लिंग लिखिए, हमने सुजाता को समझा दिया। और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ये यहां पर लिंग स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से बच्चों ये उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए। अब मध्यम पुरुष का कुछ उदाहरण देखिए, मैं आपको बोल के समझाता हूं। तू उदास क्यों है? तुम उदास क्यों हो? तो तू उदास क्यों है, ये सर्वनाम है। तुम, तू यानी मध्यम पुरुष, तो सर्वनाम, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष। तू उदास क्यों है? यहां पर जो लिंग निर्धारण है वह अस्पष्ट है। लड़की को भी कहा जा सकता है तू उदास क्यों है, लड़के को भी कहा जा सकता है कि तू उदास क्यों है। इसलिए आप लिखेंगे कि लिंग अस्पष्ट, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दोनों ही हो सकता है, और एक वचन। ठीक है। फिर देखें कि तुमको पहले बताना चाहिए था। तुमको, यह भी सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुष है, लिंग स्पष्ट नहीं है। तो
आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों लिख सकते हैं। तुमको यानी एक वचन है, आप वचन में एक वचन लिखिए। तो इस तरह से बच्चों देखिए ये मध्यम पुरुष है। कुछ उदाहरण और देखिए, तुम्हें बर्फी चाहिए या समोसा। तो तुम्हें मतलब ये भी मध्यम पुरुष है और पुरुषवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है। तुमको बर्फी चाहिए या पेड़ा, लिंग स्पष्ट नहीं है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है, और वचन एक वचन। तुम्हारा चिल्लाना सुनकर ही चोर भाग गए। तुम्हारा चिल्लाना सुनकर ही चोर भाग गए। तुम्हारा चिल्लाना सुनकर, तो तुम्हारा शब्द सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, लिंग स्पष्ट नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो सकता है, तुम्हारा एक वचन। ठीक है। अब आइए अन्य पुरुष थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत करें। यानी अन्य पुरुष मैंने जैसा कि यहां पर लिखा, प्रथम पुरुष वह, वे, वो, उसका, है ना। वह गाना गा रही है, स्पष्ट है, वह अन्य पुरुष, गाना गा रही है यानी स्त्रीलिंग है, तो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है या प्रथम पुरुष है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ठीक है। फिर एक और अच्छा उदाहरण है, देखिए कि उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें दूर में है इसलिए सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें यहां पर ये आपको ये देखना है बच्चों, उन्हें आदर सूचक शब्द है। तो यदि आदर सूचक शब्द को हम उन्हें को यदि हम आदर सूचक के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो एक वचन हो जाएगा, उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन यदि बहुवचन के रूप में प्रयुक्त करेंगे उन्हें, तो आदर सूचक नहीं होगा, फिर तो वो बहुवचन हो जाएगा। तो यहां पर उन्हें सम्मानित किया गया, तो ये एक वचन भी हो सकता है। ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि आदर सूचक के रूप में, और एक वचन जो है वो एक वचन उन्हें, ये एक वचन के रूप में तब है जबकि ये आदर सूचक है। ठीक है। और यदि यह आदर सूचक नहीं है तो फिर ये बहुवचन है। फिर से समझ लीजिए कि उन्हें शब्द यदि आदर सूचक है तो एक वचन है, यदि आदर सूचक नहीं है तो बहुवचन है। ठीक। तो आप ब्रैकेट में चाहें तो अपने उत्तर को और सही बना सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यदि हम कहें कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हें बच्चे बहुत स्नेह करते थे, तो उन्हें शब्द यहाँ पर आदर सूचक हो गया, इसलिए ये एक वचन हो गया। लेकिन अगर हम दूसरी तरह से प्रयुक्त करें, यदि उन्हें को हम बहुवचन बनाना चाहें, तो क्रिकेट के खिलाड़ी, हमारे देश के क्रिकेट के खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, उन्हें सम्मानित किया गया, तो वहां से पता चल गया हमें कि क्रिकेट के खिलाड़ी मतलब बहुवचन की बात की जा रही है, किसी एक की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्हें बहुवचन हो गया। तो आपको वाक्य को देख करके अंदाजा लगाना पड़ेगा कि उन्हें शब्द बहुवचन है कि एक वचन है। ठीक है। ये वचन का निर्धारण करने में आपको हमेशा ध्यान देना होगा। तो इस तरह से बच्चों ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष यहाँ पर तीनों ही संपन्न हुआ। अब आइए हम आगे चलते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिस सर्वनाम से दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अग्रसेन चौक वह है, हमारे हिंदी के अध्यापक वे हैं, राम वो है, सीता वहां बैठी है ना, ये मकान पंडित जी का है,
तो यहाँ पर यह, वह, वे जो भी बातें हैं वो एक निश्चित व्यक्ति की ओर, निश्चित स्थान की ओर या निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हुए प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह के सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं, उदाहरण अग्रसेन चौक यह है। सीमा का घर वह है। मैं उस मकान में रहता हूं। रायपुर जाने वाली बस वह है। अब आइए बच्चों, इन 4 उदाहरणों पर हम गौर करते हैं। यहां पर जो सर्वनाम हमें दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से दिख रहे हैं? यह, वह, उस, वह। यहां पर आप देखिए कि अग्रसेन चौक यह है, निश्चित स्थान की ओर संकेत किया गया यह के माध्यम से। सीमा का घर वह है, मतलब कि वह के माध्यम से सीमा के निश्चित घर की ओर संकेत किया गया। मैं उस मकान में रहता हूं, उसके माध्यम से निश्चित मकान की ओर संकेत किया गया। रायपुर जाने वाली बस वह है, वह के माध्यम से एक निश्चित बस की ओर संकेत किया गया। तो जब किसी सर्वनाम के माध्यम से किसी निश्चित व्यक्तियों की ओर, वस्तुओं की ओर, स्थानों की ओर, प्राणियों की ओर संकेत किया जाता है, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आप देखिए बच्चों, आप कहेंगे कि सर यह, वह ये सब तो पुरुषवाचक भी था, लेकिन हम प्रयोग के आधार पर देखते हैं कि यह वह किस तरह से प्रयुक्त हो रहा है। यहां पर यह वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं प्रयुक्त हो रहा है, यहां पर यह वह किसी जगह, स्थान की निश्चितता को बताने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, जैसे राम घर जाता है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह जो है यहां पर राम पुरुषवाचक के लिए, पुरुषवाचक राम के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो यहां पर वह पुरुषवाचक होगा। लेकिन सीमा का घर वह है, एक निश्चित स्थान की ओर संकेत किया जा रहा है, तो इसलिए यहां पर वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आप प्रयोग करने के आधार पे हमें सर्वनाम की पहचान करनी है कि कौन सा सर्वनाम कहां पर प्रयुक्त हो रहा है और वह किस तरह का अर्थ दे रहा है। इस आधार पर हमें यह जानना होगा कि वह सर्वनाम क्या है। अब जैसे यहां पर आप यह, वह, उस, वह, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये यहां पर अगर यह जो है किसी स्थान के बारे में संकेत दे रहा है, यहां पर वह किसी घर के बारे में, किसी वस्तु के बारे में। मैं उस मकान में रहता हूं, ये भी मकान, एक वस्तु के बारे में संकेत किया जा रहा है। रायपुर जाने वाली बस वह है, एक वस्तु के बारे में संकेत किया जा रहा है। तो इस तरह, और ये सारी वस्तुएं निश्चित हैं, हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, है ना, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और अब आइए हम बातचीत करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चित रूप से नाम से ही स्पष्ट है, जहां पर हमें अनिश्चित सर्वनाम का, अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित स्थान के बारे में हमें वाक्य से पता चलता है। मतलब कि वाक्य में स्पष्ट नहीं होता है कि सर्वनाम किस ओर इशारा कर रहा है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कुछ उदाहरणों से हम उसे समझते हैं। मैं कहीं जा रहा हूं, घूमने कर लीजिए, मैं कहीं घूमने जा रहा हूं,
और एक और लिख लीजिए, व्यापारी कुछ लाया है। एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, इन सभी वाक्यों में प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। यदि प्रश्न पूछा जाता तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता। प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, देखिए कहीं पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। पहली चीज, अनिश्चय की स्थिति है। अगर क्या क्यों किस लिए पूछते तो भी अनिश्चय की स्थिति होती, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में सबसे पहली बात तो यह होती है कि प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी वस्तु स्थिति अस्पष्ट होती है, संज्ञा अस्पष्ट है। मतलब जिस संज्ञा के बारे में वह सर्वनाम प्रयुक्त किया गया है वह संज्ञा अस्पष्ट है, वह व्यक्ति अस्पष्ट है, वह वस्तु अस्पष्ट है, वह स्थान अस्पष्ट है, वह भाव अस्पष्ट है। ठीक है, दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है, कुछ मतलब इसका कुछ जवाब है कि फला चीज गिर गई है, लेकिन वो अस्पष्ट है। वहां पर कुछ पड़ा हुआ है, मतलब कोई चीज पड़ी है लेकिन वो अस्पष्ट है। बस में कोई बैठा है, अस्पष्ट है, कौन बैठा है नहीं मालूम है। मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, कहां घूमने जा रहा हूं अस्पष्ट है। व्यापारी कुछ लाया है, वहां पर कोई खड़ा है, वे लोग कुछ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मुझे किसी ने पत्थर मारा है। मैं बताने प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मुझे किसी ने पत्थर मारा है। किसी ने स्पष्ट नहीं है किसने पत्थर मारा है, लेकिन मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। अगर मैं ऐसा कहता मुझे किसने पत्थर मारा, तो किसने जो है वो प्रश्नवाचक हो जाता। तो मुझे किसी ने पत्थर मारा है, प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब वाक्य में ऐसे सर्वनाम प्रयुक्त किए जाएं जिनकी संज्ञाएं अस्पष्ट होती हैं, स्थान अस्पष्ट है, वस्तु अस्पष्ट है, व्यक्ति अस्पष्ट है, तो ऐसे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम से जो सबसे अंतिम है प्रश्नवाचक, इसे हम कैसे बनाएंगे यहीं पर समझ लीजिए, इसे यहीं पर समझ लेना ठीक रहेगा, तो हमें अंतर दिखाई देगा। देखिए दूध में कुछ गिर गया है, यदि हम कुछ की जगह पर लिख दें क्या, तो दूध में क्या गिर गया है, वहां पर कुछ पड़ा हुआ है क्या, यदि कुछ की जगह पर क्या लिख दें, बस में कोई बैठा है कौन, क्या को काट दीजिए, बस में कौन बैठा है प्रश्नवाचक। मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, कहीं काट दीजिए, कहां, मैं कहां घूमने जा रहा हूं। व्यापारी कुछ लाया है क्या। अब इन वाक्यों को दोबारा पढ़िए, आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ में आ जाएगा। क्या कैसे बना प्रश्नवाचक, दूध में क्या गिरा है प्रश्नवाचक, वहां पर क्या पड़ा हुआ है प्रश्नवाचक, बस में कौन बैठा है प्रश्नवाचक, मैं कहां घूमने जा रहा हूं प्रश्नवाचक, व्यापारी क्या लाया है प्रश्नवाचक। यानी आप देखिए कि जब हम सर्वनामों का प्रयोग इस तरह से करते हैं कि प्रश्न पूछने का बोध होता है, तब संज्ञा स्पष्ट होती है ना। जब हम प्रश्न पूछते हैं, अंत में प्रश्नवाचक वाक्य लगा रहता है, तब वहां पर जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, कुछ प्रश्नवाचक, मुझे लग रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के पर्याप्त उदाहरण मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, लेकिन देखिए मेरे पास मैं अपनी किताब से आपसे पूछ रहा हूं, कपड़े कौन धो रहा है, कौन प्रश्नवाचक। नाना जी किसे बुला रहे हैं, किसे प्रश्नवाचक। भोजन पर किनको आमंत्रित किया, किनको प्रश्नवाचक।
कूड़ा किसने फेंका, प्रश्नवाचक। रुपए किससे मांग कर लाए हो, किससे, प्रश्नवाचक। तुम्हें क्या चाहिए, क्या, प्रश्नवाचक। अब इसी प्रश्नवाचक को वापस यदि हम अनिश्चयवाचक बनाए तो कैसे बनेगा। पहली बात तो यह कि प्रश्नवाचक हटाना पड़ेगा, तब क्या प्रयुक्त होता है। जैसे कपड़े कौन धो रहा है ना, तो कपड़े कौन धो रहा है, प्रश्न हटा दीजिए, तो क्या इसका बन जाएगा अनिश्चयवाचक, कपड़े कोई धो रहा है। प्रश्न नहीं बना, कपड़े कोई धो रहा है, कोई धो रहा है, प्रश्न हमने नहीं बनाया, हमने आपको एक बात बताई, कपड़े कोई धो रहा है, तो कोई अनिश्चयवाचक हो गया। फिर नाना जी किसे बुला रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं नाना जी किसी को बुला रहे हैं, प्रश्नवाचक तो नहीं है ये, लेकिन किसी को हो गया, अस्पष्ट बात है, अनिश्चयवाचक। भोजन पर किनको आमंत्रित किया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, किनको। लेकिन यदि हम अनिश्चयवाचक बनाना चाहें, भोजन पर किसी को आमंत्रित किया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। इसी तरीके से कूड़ा किसने फेंका था, किसने फेंका था, प्रश्नवाचक सर्वनाम, लेकिन कूड़ा किसी ने फेंका था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अब देखिए कौन सा सर्वनाम बच गया, अब निजवाचक और संबंधवाचक। चलिए हम इसे भी समझ लेते हैं, निजवाचक और संबंधवाचक क्या होता है। ये बागीचा अपना है। अब इन चार उदाहरणों पर आप गौर करिए। यह गेंद मैं अपने लिए खरीदा हूं, अपने। यह गाड़ी मेरी स्वयं की है, स्वयं। यह घर मेरा है, मेरा। यह बगीचा अपना है, अपना। वह सर्वनाम जिसके माध्यम से हम ये कहते हैं कि जिस संज्ञा की हम बात कर रहे हैं वो मेरी, अपनी है, निजी है। तो जब हम निजी वस्तुओं की बात करने के लिए उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए, यह गेंद मैं अपने लिए खरीदा हूं, निजी बात हो रही है। यह गाड़ी मेरी स्वयं की है, निजी बात हो रही है। यह घर मेरा है, निजी बातचीत हो रही है। ये बागीचा अपना है, निजी बातचीत हो रही है। तो ऐसे सर्वनाम जहां पर सर्वनाम किसी निजी और अपनी वस्तु का बोध कराते हो, है ना, ऐसी संज्ञा का बोध कराते हो जो संज्ञा, क्योंकि सर्वनाम तो संज्ञा की जगह पे ही प्रयुक्त है ना, तो ऐसी संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त है या ऐसी संज्ञा का बोध कराते हैं जो हमारी अपनी निजी हो, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंध, इसे मैं मिटाता हूं, फिर देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो होते हैं बच्चों, वो दो उपवाक्यों में संबंध जोड़ते हैं। दो उपवाक्यों में, एक ही वाक्य नहीं होता, वहां पर दो उपवाक्य होते हैं और दोनों को जोड़ने वाले सर्वनाम संबंध सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण में, मैंने जैसा कहा उसने वैसा कर दिखाया। ठीक है, जिसे आना था उसने मना कर दिया। जिसको अधिक अंक मिले वह पुरस्कार पाएगा। जैसी करनी करोगे वैसी भरनी भरोगे। जो नृत्य कर रही थी वह प्रिया मेरी मौसी है। मेरी वह कापी मिल गई जो खो गई थी। जैसा बोया है वैसा ही काटोगे। आप देखिए, मैंने इतने सारे उदाहरण मेरे सामने, आपको नहीं दिख रहा है, एक किताब है मेरे सामने जिससे मैं उदाहरण देख रहा हूं आपके लिए। इन सभी उदाहरणों में, जितने उदाहरण मैंने आपको 4 और 4 8 उदाहरण मैंने आपको पढ़ के सुनाए, इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उसने जो कहा, वो जो कहा उसने वैसा कर दिखाया।
मैं जहां जाऊंगा तुम वहां चले आना। ठीक है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, जैसी करनी करोगे वैसी भरनी भरोगे, जिसको अधिक अंक मिले वह अधिक पुरस्कार पाएगा। तो यहां पर आप देखिए कि वाक्य दो हैं और दोनों को शब्द से जोड़ा गया है, विशेष शब्दों से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरह से जब दो वाक्य दिखाई देते हो, है ना, जैसे कि जो शब्द युग्म होते हैं, जैसे वैसे, जिसका उसका, जहां वहां, जो वो, जिन्हें उन्हें इत्यादि। तो इस तरह के शब्द युग्म होते हैं बच्चों, इस तरह का प्रारूप होता है और इनके माध्यम से आप खुद कोशिश करके देखिए कि दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। तो जब सर्वनाम के युग्म के द्वारा, जब सर्वनाम युग्मों के द्वारा, इसे सर्वनाम युग्म कहते हैं, युग्म मतलब युगल मतलब दो, जब सर्वनाम युग्मों के माध्यम से दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, यानी दो उपवाक्यों का संबंध बनाया जाता है, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सर्वनाम की पहचान हम यहाँ पर कर लिए। सर्वनाम को हम लोगों ने खूब अच्छे से समझ लिया और करना यह है कि व्याकरण की किताब एक लीजिए, उसमें उदाहरण और प्रश्न और अभ्यास बहुत होते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ मेरा पढ़ाना ही संपूर्ण नहीं है, आप उदाहरण हल कीजिए। मुझे यहाँ पर अधिक समय नहीं मिलता है, इसलिए मैं 4-4, 5-5 उदाहरण और कुछ सामने से उदाहरण देख के मौखिक रूप से बोल के आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपको स्वयं भी मेहनत करना पड़ेगा। आप व्याकरण की किताब उठाइए, ढेर सारे उदाहरण हल कीजिए और यदि नहीं बनता है, समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिए। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको सर्वनाम और उसके प्रकार और उसके प्रयोग, उसकी पहचान सब कुछ समझ में आ गया होगा, सर्वनामों का पद परिचय समझ में आ गया होगा, मुझे यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।